मुझे किसी ने कमेंट किया कि सर मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता हूँ। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो हमेशा मन करता है कि कुछ देर बाद पढ़ लूँगा। पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ने बैठ जाओ तो उनको भी यही कहता हूँ कि थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, कुछ घंटे बाद पढ़ लूँगा, लेकिन वो थोड़ी देर मेरी कभी आती ही नहीं है। सोचता हूँ कि आज से पढ़ना स्टार्ट करूँगा और बहुत सारा पढ़ूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, लेकिन वो आज कभी आ ही नहीं पाता, वो कल कभी आ ही नहीं पाता। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसी तरह दूसरा कमेंट आया कि सर मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, मेरी ओवर थिंकिंग कैसे मैं रोक सकता हूँ? मेरी ओवर थिंक अक्सर इस बात को लेकर रहती है कि मेरे को टॉपिक कैसे याद होगा, इतने सारे टॉपिक, इतना ज़्यादा सिलेबस है, मैं इसको इतने कम टाइम में कैसे पूरा कर पाऊंगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा? तो दुनिया भर के विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं। इसी तरह तीसरा कमेंट मुझे आया जो ये कहता है कि सर मैं डिप्रेशन फील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करता हूँ, ऐसा मेरे साथ में होता क्यों और मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? और ये तीनों चारों सवाल मुझे लगा कि लगभग एक जैसे ही हैं, एक जैसे रूट कॉज है इनका, इसीलिए इन सबको मैंने एक साथ ले लिया इस वीडियो में, जो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो सवाल हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये किसी अनपढ़ व्यक्ति की नहीं थी। ये सारी प्रॉब्लम उन लोगों की है जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, पढ़ चुके हैं। यानी ये सारी समस्याएं ले देकर उन लोगों की थी जिन्हें हम पढ़े लिखे कहते हैं। ये प्रॉब्लम्स अनपढ़ों को कम है, पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा है। चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन की हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग की हो, चाहे वो स्ट्रेस में रहने की हो, एंजाइटी की हो, या डिप्रेशन की हो। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश का ज़्यादातर पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सारी समस्याओं से जूझ रहा है? आप जूझ रहे हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ऐसा क्यों कि पढ़े लिखे व्यक्ति इन सारी समस्याओं में सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं, इन सारी समस्याओं से सबसे ज़्यादा परेशान हैं? इसकी वजह इन्हीं दोनों शब्दों में है। हम अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे पढ़ लिख जाएं, हमारे आसपास के दोस्त अच्छे पढ़े लिखे हों, हमारी जो सोसाइटी है वो पढ़ी लिखी हो, हमें कोई पार्टनर मिले वो पढ़ा लिखा हो। यानी हम अपने आसपास पढ़े लिखे लोगों की भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोगों से संबंध बनाना चाहते हैं। और ले देकर सारी समस्या इन्हीं दोनों शब्दों से शुरू होती हैं, इन दोनों शब्दों पे ख़त्म भी होती हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? पढ़े लिखे होने का मतलब है जिसको दो काम आते हों। कौन कौन से दो काम आते हों? पहला काम आता हो पढ़ने का, दूसरा काम आता हो लिखने का। यही दोनों काम जिसको भी आते हैं हम उसे पढ़ा लिखा घोषित कर देते हैं। ये शब्द ही अपने आप में यही बता रहा है। पढ़ना माने रीड करना, पढ़ने को इंग्लिश में रीड करना कहते हैं। लिखना माने राइट करना। जिसको ये दो स्किल आते हैं, जिसको ये दो गुण आते हैं, दो ये काम आते हैं, हम उसे पढ़ा लिखा मान लेते हैं। क्या क्या काम आते हो? रीड करना आता हो, राइट करना आता हो। जीवन में 12 से 15 साल की हमारी पूरी पढ़ाई हमको दो काम बहुत अच्छे से सिखाती है, रीड करना और राइट करना। कुछ भी कहीं पे लिखा है उसे पढ़ना सीख लिया, कुछ भी कहीं पे देखा सुना उसको लिखना सीख लिया। इन दोनों के आगे ना हम सोच पाते, ना हम समझ पाते, ना हम इसके आगे कुछ सीख पाते, और इसी को हम बहुत बड़ा मान लेते हैं, इसी को हम बहुत अच्छा मान लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसे निचले दर्जे में देखते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो हम उसे बहुत ऊंचा मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। समस्या यही है कि हम इन दोनों चीज़ों पर आके रुक गए। जीवन में असल में हमको 5 काम सीखने चाहिए थे, 5 काम आने चाहिए थे, जिनमें 2 प्राथमिक काम तो ये हो गए, पढ़ना और लिखना। इसमें तीसरा काम होना चाहिए था कि हमें पढ़ने लिखने के साथ सोचना आना चाहिए था। चौथा काम हमें समझना आना चाहिए था, और 5वां काम हमें समझाना आना चाहिए था। हम समझदार होने चाहिए थे, हम ईमानदार होने चाहिए थे, हम जिम्मेदार होने चाहिए थे, हम बोधी होने चाहिए थे, हम ज्ञानवान होने चाहिए थे। हमारी पहचान समझदार के रूप में होनी चाहिए थी, ईमानदार और जिम्मेदार के रूप में होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी पहचान सिर्फ पढ़े लिखे के रूप में होती है। क्या हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़रूरी है जिम्मेदार हो? क्या ज़रूरी है हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ईमानदार हो? क्या ज़रूरी है हर पढ़ा लिखा व्यक्ति बोधी हो, बोधवान हो, ज्ञानवान हो? ऐसा ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी 12-15 साल की जो पूरी स्कूली पढ़ाई है उसमें बाकी के जो 3 शब्द मैंने कहे इन पे कभी जोर दिया ही नहीं जाता। ना तो वो जिम्मेदार हमें बनाती, ना वो हमें बोध के रास्ते पर लेकर जाती, और ना ही वो हमें ईमानदार बनाने पर बहुत ज़्यादा काम करती। हमारी पहचान सिर्फ इन दोनों चीज़ों से जोड़ दी जाती है, हमारी पहचान कभी इन तीनों में होती ही नहीं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ समझदारी को लेकर है, सबसे बड़ी प्राथमिकता। हम इन चारों के बारे में पता ही नहीं, हमने इन चारों की ट्रेनिंग ही नहीं ली, ये चार स्किल ना हमने डेवलप किए, ना हम करवा रहे, और हम इसी को इसीलिए बड़ा मानते चले जा रहे हैं। इसीलिए ये सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति फिर भी प्रोक्रेस्टिनेट कम करता है या नहीं करता है जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति करता होगा। एक कम पढ़ा लिखा या नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी उतना ओवरथिंक नहीं करता जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये जितनी समस्या हैं ये पढ़े लिखों में ज़्यादा है बजाय
कम पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे लोगों में। अब ऐसा है क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई ने इन दोनों चीज़ों को तो हमें करना सिखा दिया, लेकिन इसके आगे की चीज़ को हमें करना ही नहीं सिखाया। ना तो हमें ढंग से सोचना सिखाया, ना हमें ढंग से चीज़ों को समझना सिखाया, और ना हमें समझाना सिखाया। कैसे? समझिए इस बात को। हम पूरी पढ़ाई में एक काम बहुत अच्छे से करते हैं, और वो है क्लासेस अटेंड करना, अपनी बेंचेस पर बैठकर लेक्चर्स अटेंड करना, जो टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको सुनना। एक क्लासरूम, इसके दो हिस्से, ये होता है टीचर का हिस्सा, बोर्ड जहाँ पर होता है, स्टेज जहाँ होता है जहाँ से टीचर एक्सप्लेन करते हैं, है ना, इसी तरीके का क्लासरूम होता है। और ये वो एरिया होता है जहाँ पे अक्सर आप बैठे रहते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, इस तरीके का ये पूरा रहता है। ये सुनने वाले के लिए, ये सुनाने वाले के लिए। हमारी लाइफ में ना दो काम हो सकते हैं, पूरे क्लासरूम में दो काम हो सकते हैं, समझाने और सुनाने वाले के साथ में दो काम हो सकते हैं। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हम दो काम कर सकते हैं। एक होता है हम बच्चे को मौका दें एक्सप्रेशन का, वरना हम उसको ढकेल देंगे डिप्रेशन में। या तो हम बच्चे को एक्सप्रेस करना सिखा रहे होंगे, या हम बच्चे को डिप्रेस होना सिखा रहे होंगे। अगर हम बच्चों को सुनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं, और बच्चे सुनते रहते हैं, भरते रहते हैं, अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं, मेमोराइज करते रहते हैं, मतलब वो इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपकी क्लास में, आपके घर में बच्चे एक्सप्रेस करते हैं, बच्चे समझाते हैं, बच्चे बोलते हैं, बच्चे स्टेज पर आते हैं, बच्चे बोर्ड पर आते हैं, तो इसका मतलब आप उन्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। अब हिंदुस्तान के 99.9% स्कूलों में क्या हो रहा है, ये आप खुद जाकर चेक करिए, आपको खुद बेहतर तरीके से पता होगा। आप किसी भी क्लासरूम में चले जाइए, रैंडमली कोई भी पीरियड में जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ पे टीचर बोर्ड पर पाए जा रहे हैं या बच्चे पाए जा रहे हैं। वहाँ पर एक्सप्लेन करने का काम टीचर कर रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं। बच्चे अपने अंदर सिर्फ भरने का काम कर रहे हैं या उसको निकालने का भी काम कर रहे हैं। बच्चों के अंदर खाली डिप्रेस किया जा रहा है या उनको एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है। आप घरों में इस चीज़ को चेक करें कि पेरेंट्स या उनकी आसपास की पूरी सराउंडिंग चीज़ों को भरना सिखा रही है, बच्चों को समझाकर, बताकर, उनको स्टोर करना, मेमोराइज करना सिखा रही है, या उनको एक्सप्रेस करना सिखा रही है, उनकी बात को सुनना, उनको समझना सिखा रही है, उनको समझाना सिखा रही है। यानी कि पेरेंट ज़्यादा समझाते हैं, पेरेंट ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं या बच्चे ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ही क्लासरूम में टीचर ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं या बच्चे ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। और अगर टीचर ही एक्सप्रेस करते चले जा रहे हैं, टीचर ही अगर सिर्फ बताते चले जा रहे हैं, टीचर ही अगर बोर्ड पर हैं, टीचर ही अगर स्टेज पर हैं, और टीचर ही अगर एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं, तो ये सुनने वालों की भीड़ तो इधर जानी है और वो जा ही रही है। और हिंदुस्तान में लगातार ये डिप्रेशन का रेट बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रेस का रेट बढ़ता चला जा रहा है, ये ओवर थिंकिंग का रेट बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे का काम खाली यहाँ पे सुनने का है। सुनते रहो, याद करते रहो, स्टोर करते रहो, इकट्ठा करते रहो। हम 15 साल की पढ़ाई में इकट्ठा करना सिखा रहे हैं, स्टोर करना सिखा रहे हैं, भरना सिखा रहे हैं। जो जितना ज़्यादा भर लेगा, जो जितना ज़्यादा इकट्ठा कर लेगा, जो जितना ज़्यादा स्टोर कर लेगा, मेमोराइज कर लेगा, वो उतना बढ़िया बच्चा कहलाएगा, वो उतना होशियार बच्चा कहलाएगा, वो उतना ही ज़्यादा नंबर वाला बच्चा कहलाएगा। जबकि इकट्ठा करने का मतलब डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ना है। ज्ञान आज तक उसको नहीं मिल पाया जिसने इकट्ठा किया, ज्ञान उसको मिला जिसने एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। ज्ञान का मतलब चीज़ों को अंदर भरना नहीं, बल्कि अपने दिमाग से कुछ नया क्रिएट करना है, दिमाग से निकालना है। आपके अंदर की क्या उपज है, आपके अंदर की क्या क्रिएटिविटी है, आपके अंदर क्या नया उग रहा है, आपके अंदर क्या नया विचार आ रहा है, अगर आप उसको बाहर एक्सप्रेस कर पाते हैं, तब मतलब आप ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब आप बोध की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप सिर्फ चीज़ों को भरते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, तो आप बोझ इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। अब आप अपनी पूरी पढ़ाई को देख लीजिए, अपनी पूरी पेरेंटिंग को देख लीजिए कि आप बच्चे में बोझ इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं या उसके अंदर बोध जागृत करने का काम कर रहे हैं। आप समझाते चले जा रहे हैं या बच्चे को मौका दे रहे हैं एक्सप्लेन करने का। तो हिंदुस्तान में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह क्या? बच्चों का सुनना, बच्चों को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी ना देना। यहाँ पर एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ टीचर के पास में है, बच्चों के पास में है ही नहीं। इस वजह से बच्चे सिर्फ सुनते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं, होते ही रहेंगे। 15 साल किसी को अगर सिर्फ सुनाया जाएगा, सिर्फ लेक्चर दिए जाएंगे, उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो ऐसा ही डिप्रेस होकर बाहर निकलेगा। तो डिप्रेशन की वजह क्या? हमारी जो 12-15 साल की पढ़ाई है, जिसमें हम लेक्चर बेस्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को सुनने और इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे अंदर डर, प्रेशर, स्ट्रेस कहाँ से आता है? इसी पूरी पढ़ाई की देन है ये तीनों चीज़ें होना। वैसे तीनों नहीं, एक ही है। कैसे? समझिए।
पूरे साल भर हमने पढ़ाई करी, ठीक, पढ़ाई के बाद हमने दिए एग्ज़ाम्स। मुझे एक बात बताइए, इन एग्ज़ाम से पहले के जो दिन होते हैं, जिन्हें हम रिवीजन पीरियड कहते हैं, जिन्हें हम प्रिपरेशन पीरियड कहते हैं, इस रिवीजन पीरियड में, इस रिवीजन के टाइम पे आप ज़्यादातर बच्चों को खुश पाते हैं या टेंशन में, डिप्रेशन में, प्रेशर में पाते हैं, स्ट्रेस में पाते हैं? 99.9% बच्चा एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम देते हुए, एग्ज़ाम के वक्त, मार्क्स आने तक, रिज़ल्ट आने तक स्ट्रेस में रहता है और प्रेशर में रहता है। 15 साल की पढ़ाई में जब भी कभी भी एग्ज़ाम होते हैं, प्रेशर आना तय, स्ट्रेस होना तय, एंजाइटी आना तय है, बिल्कुल तय है। अगर हम 15 साल की पढ़ाई में उसको ये आदत डलवा रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाई प्रेशर में रहकर ही करनी है, तो फिर वो बड़ा होकर कैसे प्रेशर ना ले, वो बड़ा होकर कैसे स्ट्रेस ना ले। ज्ञान वो है जो बच्चे को दबाव में लेकर आए, या ज्ञान वो है जो बच्चे को दबाव मुक्त करे। सही मायने में ज्ञान तो दबाव मुक्त करना चाहिए था, लेकिन ये हमारी कैसी पढ़ाई है, ये कैसा ज्ञान है, ये कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो हर बच्चे के अंदर दबाव पैदा करने का काम कर रहा है, हर टीचर के अंदर दबाव पैदा करने का काम कर रहा है, हर पेरेंट के अंदर दबाव पैदा करने का काम कर रहा है। कोई बच्चा आपको रिविजन पीरियड में अपना एग्ज़ाम देते वक्त, रिजल्ट आने तक भी बिना प्रेशर के मिलेगा ही नहीं, वो बहुत खुश आनंदित मिलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों? एग्ज़ाम तो एक पर्व होना चाहिए था, महापर्व होना चाहिए था। जैसे उसने शिक्षा खुशी से ली, उसी तरीके से परीक्षा उल्लास में देनी चाहिए थी। लेकिन परीक्षा सबसे ज़्यादा भयानक होती है, सबसे ज़्यादा डरावनी होती है। क्यों होती है? कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षण प्रणाली है, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये हमको प्रेशर में रहना, स्ट्रेस में रहना सिखा रहा है। और 15 साल की हमारी ट्रेनिंग जो हमें स्ट्रेस में रोज़ाना लेकर आ रही है, दबाव में रोज़ाना लेकर आ रही है, वही बड़े होकर हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप कर देती है। तो हम 15 साल की पढ़ाई में तो इस चीज़ को बहुत देख नहीं पाते, ऑब्जर्व कर नहीं पाते, देख नहीं पाते, उसमें सीख नहीं पाते और उसको बदल नहीं पाते। इसलिए हम बड़े होकर के जब इसका बहुत बड़े रूप में आउटपुट आता है, बहुत बड़े रूप में ये चीज़ दिखाई पड़ती है, तो हमको चिंता होने लग जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। ये बचपन से बढ़ती चली आ रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम होती रूट में है, दिखती फ्रूट में है। तो आप बड़े होकर अगर स्ट्रेस फील कर रहे हैं, प्रेशर फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग फील कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन फील कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम बड़े होकर नहीं आई है, ये प्रॉब्लम बचपन में ही थी। और बचपन का मतलब एक अधिकांश समय जहाँ पर आपने दिया, एक अधिकांश समय जहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, आपके माइंड को डेवलप होने की ऐसी सीख मिलनी चाहिए थी, आपको जीवन जीने का ऐसा तरीका सिखाया जाना चाहिए था जहाँ पर आप इन सबसे मुक्त हो सकते। आपको ज्ञान की ऐसी राह मिलनी चाहिए थी जो आपको टेंशन मुक्त करती है, जो आपको डिप्रेशन मुक्त करती है, जो आपको स्ट्रेस मुक्त करती है। लेकिन वही पढ़ाई, वही ज्ञान की दिशा, वही 12, 15, 20 साल की हमारी स्कूली सिस्टम, वही हमारा एजुकेशन सिस्टम उल्टा और दबाव पैदा करने का काम कर रहा है और ज़्यादा डिप्रेशन में लेकर आने का काम कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर या एज अ पर्सन कि ये सारी प्रॉब्लम्स आगे चल के ना आए और अभी जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ तो कम से कम ना हो, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। जैसे मैंने पहले भी बात करी कि डिप्रेशन और एक्सप्रेशन दो ही चीज़ें होती हैं। अगर आप बच्चे को एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे तो ये डिप्रेशन कभी आ ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं आएगा। डिप्रेशन का मतलब ये कि मैंने चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, चीज़ों को भर लिया है, और जब मैंने चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, भर लिया है, तो वो चीज़ें अंदर मिक्स हो गई हैं, और मिक्स हो गई हैं तो कौन किसके साथ में जुड़ गया पता ही नहीं चल रहा है। वो इतना ज़्यादा एक ऐसे फ्लो में आ गई हैं कि मैं उसको रोक ही नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। इसी को मैं ओवर थिंकिंग कह दे रहा हूँ। और क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी उलझनें चल रही हैं, इतना मिक्सअप चीज़ें चल रही हैं, तो मैं पता ही नहीं लगा पा रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। इस वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ हर चीज़ को। तो कुल मिलाकर दिमाग में जो खिचड़ी पक गई है, दिमाग में जो मिक्सअप हो गया इतनी सारी चीज़ों का, वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने चीज़ें इकट्ठा कर ली। अगर मैं ये चीज़ें इकट्ठा ना करूं, या जो मेरे अंदर आती जा रही है मैं तुरंत उसको बाहर निकालता रहूं, एक्सप्रेस करता रहूं, जो मैंने इनपुट लिया है उसको प्रोसेस करके मैं आउटपुट देता रहूं, तो कभी भी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। तो अगर डिप्रेशन से मुक्त करना है, अगर डिप्रेशन से मुक्त होना है, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, प्रेशर जैसी चीज़ों से अगर बच्चे को मुक्त करना है या होना है, तो इसके लिए आपको एक्सप्रेशन का मौका देना पड़ेगा। हर बच्चे को अपने सामने एक्सप्रेस करवाना पड़ेगा, वो चाहे क्लास वर्क हो, चाहे होमवर्क हो, वो चाहे स्कूल हो, वो चाहे घर हो, वो चाहे टीचर हो, वो चाहे पेरेंट हो। खाली सुनाना नहीं है, बच्चे से सुनना भी है। बच्चे को बोलने का मौका देना है, बच्चे को खाली सुनाते नहीं जाना है। आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, आपने जिस तरह से उसके अंदर भरा, इसी तरह से अब उसको एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। आप जितनी बातें बच्चों को समझाते हैं, जितनी बातें आप बच्चे को बोलते हैं, उतनी ही बातें उसको बोलिए कि अब आपको इसमें क्या समझ में आया, वो सामने से प्रोसेस करके मुझे आउटपुट दो। एक सिंपल सा हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, बचपन में आपने भी पढ़ा होगा, 4, 5, 6 में पढ़ाते हैं। IPO साइकिल होता है कंप्यूटर में। IPO का मतलब IPO होता है ना, I का मतलब होता है इनपुट, P का मतलब होता है प्रोसेस, और O का मतलब होता है आउटपुट। तो हमने कंप्यूटर में तो ये पढ़ लिया,
कि जिस तरह से हम कंप्यूटर में इनपुट देंगे वो प्रोसेस करेगा, फिर उसका एक आउटपुट निकल के आएगा। लेकिन हम अपने माइंड के साथ में इस चीज़ को करना भूल गए। हमारी माइंड भी तो एक मशीनरी है, हमारे माइंड को देखकर ही तो कंप्यूटर बिल्ड हुआ है, कंप्यूटर बनाया गया है। तो जिस तरह कंप्यूटर को इनपुट चाहिए, जिस तरह कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जिस तरह से कंप्यूटर आउटपुट निकालता है, उसी तरह से हमें भी जितना इनपुट मिलता है, चाहे देख कर, पढ़कर या सुनकर, हमें उसको प्रोसेस करना होता है और उस प्रोसेस को करने के बाद हमें उसका एक आउटपुट निकालना होगा। अगर हम आउटपुट नहीं निकालेंगे तो ये अंदर ही अंदर गोल गोल घूमता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा और ये हमें परेशान करता रहेगा। यही गोल गोल घूमना, यही चीज़ों का इकट्ठा हो जाना, यही चीज़ों का मिक्सअप हो जाना हमारे को ओवर थिंकिंग क्रिएट करके देता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करके देता है। तो खाली इनपुट नहीं लेना है, उसको प्रोसेस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस करना। और अगर आपने प्रोसेस कर लिया तो उसका आउटपुट तो आना ही है। वो आउटपुट को हम एक्सप्रेशन की फॉर्म कह देते हैं, एक्सप्लेनेशन की फॉर्म कह देते हैं। बेसिकली एक्सप्लेनेशन और एक्सप्रेशन एक ही चीज़ है कि खाली टीचर एक्सप्लेन ना करें, बच्चा भी एक्सप्लेन करे, खाली पेरेंट ही एक्सप्लेन ना करें, बच्चा भी एक्सप्लेन करे। एक्सप्लेन करने का मतलब है आउटपुट का पता होना। आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर जो इनपुट गया वो उसको प्रोसेस कर पाया कि नहीं कर पाया, और अगर उसने प्रोसेस कर लिया है तो सही प्रोसेस किया है कि नहीं किया, ये उसके आउटपुट से पता चलेगा। तो आउटपुट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी पूरी पढ़ाई में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम इनपुट पे तो जोर देते हैं, हम ये तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, कितनी वैरायटी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कितनी डीप से डीप इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, लेकिन हम इस बात को चेक करना भूल जाते हैं कि उसका आउटपुट कैसा है। हम आउटपुट चेक करते हैं अक्सर एग्ज़ाम से, और वो भी रिटन फॉर्म में, वो भी बहुत थोड़े से हिस्से में, और वो भी इसलिए नहीं कि हम इस प्रोसेस को ठीक कर पाएँ, जो उसने इनपुट लिया था उसके आउटपुट को ठीक कर पाएँ। हम सिर्फ इसलिए ये एग्ज़ाम लेते हैं, हम सिर्फ ये आउटपुट लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उसने इनपुट ठीक से रखा है कि नहीं, वो ठीक से स्टोर किया है कि नहीं। यानी इनपुट के स्टोरेज पर काम हो रहा है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी पूरी स्कूली पढ़ाई में। हम प्रोसेस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे और आउटपुट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं पा रहे। तो क्लासरूम के अंदर अगर आप एज अ टीचर इनपुट देते हैं तो बच्चे को प्रोसेस करना सिखाइए और उसको आउटपुट लेना सिखाइए। उसका आउटपुट लीजिए, और खाली रिटन फॉर्म में नहीं, वर्बल फॉर्म में भी। आप देखते हैं कि बच्चे नोटबुक, है ना, नोटबुक होती थी, उसे आजकल कॉपी कहते हैं ना, कि बच्चे जो अपनी कॉपी में लिखते हैं, जो अपनी कॉपी हम लोग चेक करते हैं। तो पता है ये शब्द कहाँ से आया, कॉपी? दरअसल थी तो वो नोटबुक, लेकिन हमने उसको कॉपी बना दिया। कॉपी का मतलब हो गया नकल, है ना, कॉपी को नकल ही तो कहते हैं। तो हमने उसको नोटबुक नहीं रहने दिया, हमने अपने विचारों को लिखने वाली उसको किताब पुस्तक नहीं बना दिया, हमने उसको कॉपी बना दिया, नकल करने वाली किताब बना दिया, नकल करने वाली पुस्तक बना दिया। कैसे? हम जो भी कुछ बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चा उसको देख के अपनी नोटबुक के अंदर लिख रहा है, कॉपी कर रहा है। हम जो भी बोल रहे हैं, बच्चा उसको सुन के क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। किसी दूसरे की नोटबुक से उतार ले रहा है, क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। बुक से देखकर उतार ले रहा है, क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। कोई वीडियो कोर्स देख रहा है, उसको पीपीटी को देख रहा है, उसको लिख ले रहा है अपनी कॉपी में, क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो हमने कॉपी करना सिखाया, हमने नकल करना सिखाया, हमने उसको जो इनपुट था एज इट इज़ इनपुट रखना सिखा दिया। उसको प्रोसेस करना तो हमने सिखाया ही नहीं, और प्रोसेस करना नहीं सिखाया तो हमने आउटपुट लेना भी नहीं सिखाया, और आउटपुट चेक करना भी नहीं सीखा और ना सिखाया उसको कि सही तरीके से आउटपुट कैसे लिया जाएगा, कैसे चेक किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये कि खाली इनपुट ना दिया जाए, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि प्रोसेस करना सिखाया जाए और आउटपुट चेक किया जाए कि बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं, बच्चा अपने अंदर से कुछ नया निकाल रहा है कि नहीं, बच्चे ने जो कुछ समझा है वो आपको समझा पा रहा है कि नहीं। अगर बच्चा आपको समझा पाएगा मतलब उसने चीज़ों को समझा है, और अगर वो नहीं समझा पा रहा है इसका मतलब वो ढंग से समझ ही नहीं पाया। और जो चीज़ वो समझेगा नहीं वो उसको रट लेगा, उसको याद कर लेगा, उसको स्टोर कर लेगा। तो बच्चे को अगर रटने से, याद करने से, मेमोराइजिंग से, खाली इनपुट के चक्कर में फंसाने से अगर आपको निकाल लेना है तो उसको प्रोसेस करना सिखाना पड़ेगा। और वो प्रोसेस करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप उससे सुने, उसको एक्सप्लेन करने का मौका दें। अपनी क्लासरूम में हर बच्चे को बोलें कि आप जो भी चैप्टर टॉपिक आपने अभी तक समझा है, सुना है, उन सबको बोर्ड पर आकर एक्सप्लेन करो। अगर बच्चे एक्सप्लेन कर पाएंगे, चाहे वो जैसा भी सुनाए, जितना भी सुनाएगा, वो उसके अपने अंदर का होगा, वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग का, अपनी समझ का होगा। तो अपनी समझ अगर वहाँ पे शामिल हो जाएगी, अगर वो उसमें अपने आप को शामिल कर लेगा तो वो उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देगा, उसको सही तरीके से प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, और अगला इनपुट जो आएगा उसको और बेहतर तरीके से आउटपुट में निकालने की कोशिश करेगा।